हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। एंड आज की इस अटैक मोड की वीडियो में मैं आपके लिए ले आई हूँ आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से एक प्रॉपर पूरी वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर करवाऊंगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुम उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। इतने आसान तरीके से मैं तुम्हें फॉर्मूला समझाने वाली हूँ, फॉर्मूलाज करवाने वाली हूँ कि बस तुम्हें वो फॉर्मूलाज याद करने हैं। बस तुमने वो फॉर्मूलाज याद कर लिए तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर तुम सोचो कि तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते जाओ और पेपर में जाके हो जाएगा, वो नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि तुम्हें सारे फॉर्मूलाज एज इट इज मुंह जुबानी याद होने चाहिए। जब फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे उसके बाद न्यूमेरिकल्स निकालना बाएं हाथ का खेल होगा, पर पहले फॉर्मूलाज और सही तरीके से फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। तो वो करवाऊंगी याद, डेफिनेशंस याद करवाऊंगी। चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 4 जो है, पूरे का पूरा हम कवर करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। से पहले हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हमें कुछ एक डेफिनेशंस दी हुई हैं अलग अलग एग्रीगेट्स की। ठीक है, चैप्टर 1 था हमारा सर्कुलर फ्लो, वो हमने कल कर लिया था। चैप्टर 2 में कुछ एक डेफिनेशंस थी डेप्रिसिएशन की, नॉर्मल रेजिडेंस की, डोमेस्टिक टेरिटरी की, वो डेफिनेशंस हमने याद कर ली थी। आज से हम करेंगे चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 में कुछ एक एग्रीगेट्स की डेफिनेशन हमें दी हुई है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इतने सारे एग्रीगेट्स है, सबकी डेफिनेशन याद करो, क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है पेपर में, वो याद करना बहुत मुश्किल है। तो मैं तुम्हें समझाऊंगी कि तुम उन डेफिनेशंस को कैसे खुद से बना सकते हो पेपर में। ठीक है, और उन्हीं के साथ डेफिनेशंस, उन्हीं एग्रीगेट्स की मदद से हम अगले चैप्टर में जाके जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज देखो, हमें ना 3 अलग अलग डिफरेंसेस दिए गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, 3 अलग अलग डिफरेंसेस हमें दिए गए हैं इस चैप्टर में। इन्हीं 3 डिफरेंसेस के बेसिस पे हम अलग अलग एग्रीगेट्स बनाते हैं। उन्हीं एग्रीगेट्स को इन्हीं 3 डिफरेंसेस की बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, क्या क्या 3 डिफरेंसेस है? पहला देखो डिफरेंस मेरे पास यहाँ पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या था? हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि मेरे किसी एसेट की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है यूज की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से। ठीक है, अब ये जो डेप्रिसिएशन है, अगर किसी भी चीज में मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं तो उस चीज के आगे नाम लग जाएगा ग्रॉस। ठीक है, कोई भी चीज इस दुनिया की है, अगर मैं उसके आगे डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगी, उसके नाम में एक वर्ड जुड़ जाएगा ग्रॉस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि तुम्हारा नाम है फॉर एग्जाम्पल प्रिया। ठीक है, अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगी, इसके नाम के आगे लग जाएगा ग्रॉस प्रिया। ठीक है, अगर मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो इसके नाम के आगे क्या लग जाएगा? नेट प्रिया। सिंपल। ठीक है, कोई भी नाम है दुनिया का, अगर उस नाम के आगे अगर उस चीज में तुम डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे, उसके नाम के आगे लग जाएगा ग्रॉस। अगर किसी भी चीज में से तुम डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन हटा दोगे, या मैं बोलूं अगर किसी भी चीज में डेप्रिसिएशन एडेड नहीं है तो उस चीज के आगे नाम क्या लग जाएगा? नेट। इतनी सी चीज है। ठीक है जी, तो अगर किसी भी चीज में डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो उसका नाम बन जाएगा ग्रॉस, उसके आगे वर्ड लग जाएगा ग्रॉस। अगर किसी भी चीज में डेप्रिसिएशन नहीं होगी, उसके आगे वर्ड लग जाएगा नेट। सिमिलरली अगर मैं किसी भी चीज में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दूंगी, उसके नाम के आगे वर्ड लग जाएगा मार्केट प्राइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? मार्केट प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर मैं किसी भी चीज में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूंगी तो उसके नाम के आगे वर्ड क्या जुड़ जाएगा? फैक्टर कॉस्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ हमारा जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अगर मैं कहती हूं ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मेरा है, इसमें डेप्रिसिएशन एडेड है, तो मैं इसके नाम के आगे वर्ड लगा दूंगी ग्रॉस। अगर मैं कहती हूँ मेरे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन एडेड नहीं है तो मैं इसके नाम के आगे वर्ड लगा दूंगी नेट। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एडेड है, तो ये जो मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये किस पे होगा? ये मार्केट प्राइस पे होगा। लेकिन अगर मेरे इसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NIT एडेड नहीं है तो मैं क्या बोलूंगी? ये फैक्टर कॉस्ट पे होगा। तो देखो, मैं बस तुम्हें नाम बनाना सिखा रही हूँ। किसी भी चीज में डेप्रिसिएशन एडेड है तो तुम उसके नाम के आगे ग्रॉस जोड़ दोगे। किसी भी चीज में डेप्रिसिएशन एडेड नहीं है तुम उसके नाम में नेट जोड़ दोगे। किसी भी चीज में NIT एडेड है तो तुम उसके नाम के पीछे मार्केट प्राइस लगा दोगे, और किसी भी चीज में NIT एडेड नहीं है तो तुम उसके नाम के आगे
फैक्टर कॉस्ट जोड़ दोगे, ठीक है जी। एनआईटी क्या होता है ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया था। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर दूं तो मेरे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आता है। एनआईटी कैसे निकल के आता है, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर दूंगी तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। तीसरा डिफरेंस मेरे पास होता है डोमेस्टिक और नेशनल का। अगर किसी भी चीज में NFIA एडेड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडेड है, तो मैं उस चीज के आगे वर्ड जोड़ दूंगी नेशनल। और अगर किसी भी चीज में NFIA एडेड नहीं है तो मैं उसके नाम में वर्ड जोड़ दूंगी डोमेस्टिक। तो अगर किसी भी चीज में NFIA एडेड है मैं उसके नाम में वर्ड जोड़ दूंगी नेशनल। अगर किसी भी चीज में NFIA एडेड नहीं है तो मैं उसके नाम के आगे क्या वर्ड जोड़ दूंगी, डोमेस्टिक वर्ड जोड़ दूंगी। NFIA कैसे निकाला जाता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फीटा। कैसे निकाला जाता है NFIA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम फीफा माइनस फीटा करके क्या निकालोगे, NFIA निकालोगे। अब इस NFIA को अगर किसी भी चीज में जोड़ दोगे उसका नाम बन जाएगा नेशनल। इस NFIA को किसी भी चीज में से माइनस कर दोगे या NFIA किसी भी चीज में एडेड अगर नहीं होगा तो उसका नाम क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक, ठीक है जी। समझ आती है चीज। अब ये 3 डिफरेंसेस जो है, हमें इन 3 डिफरेंसेस की मदद से हमें 8 अलग अलग एग्रीगेट्स मिलते हैं। क्या क्या 3 डिफरेंसेस थे, एक तो था ग्रॉस वर्सेस नेट का जो कि डिफरेंशिएशन के बेसिस पे था, एक था मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट का जो कि NIT के बेसिस पे था, और एक था नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक का जो कि NFIA के बेसिस पे था, ठीक है ना। इन्हीं की मदद से मैंने देखो अलग अलग नाम बना दिए। पहले मैंने ग्रॉस नेट, ठीक है। फिर फैक्टर कॉस्ट मैंने 4 फैक्टर कॉस्ट वाले बना दिए, 4 मार्केट प्राइस वाले बना दिए, ठीक है। मैंने कैसे बनाए ये 8 एग्रीगेट्स, 4 फैक्टर कॉस्ट वाले, 4 मार्केट प्राइस वाले, 4 ग्रॉस वाले, 4 नेट वाले, 4 डोमेस्टिक वाले और 4 नेशनल वाले, ठीक है जी। तो 4 FC, 4 MP, 4 ग्रॉस, 4 नेट, 4 DP, 4 NP, इनकी मदद से हमने क्या बनाए, 8 अलग अलग एग्रीगेट्स बना दिए। यहां तक चीज समझ आ रही है हमें, ठीक है जी। अब बनानी है हमें इनकी डेफिनेशंस कैसे बनेगी। देखो जो पहले 4 एग्रीगेट्स है इनको मैंने फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे बनाया, तो इनकी डेफिनेशन को भी आप फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन से ही शुरू करोगे। जो अगले 4 एग्रीगेट्स है इनको मैंने मार्केट प्राइस से बनाया, तो इनकी डेफिनेशन को भी तुम मार्केट प्राइस से ही शुरू करोगे। फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर इट इज द सम टोटल ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड मिक्स्ड इनकम। हम ये भी लिख सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मार्केट प्राइस बनाना है तो मार्केट प्राइस की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। समझ रहे हो। फैक्टर कॉस्ट में बस सेम चीज में लिख दोगे, फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट प्राइस में क्या लिख दोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर तुम्हें इनमें से किसी भी चीज की डेफिनेशन पूछी जाती है, इनमें से किसी भी चीज की डेफिनेशन पूछी जाती है, तुम डेफिनेशन को शुरू कैसे करोगे, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर इनकी किसी की डेफिनेशन पूछी जाती है तो तुम क्या लिखोगे, इट इज द सम टोटल ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट इज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर डोमेस्टिक या नेशनल के बारे में बताओगे, तो डोमेस्टिक में तुम क्या बताओगे, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री irrespective of whether it is produced by the normal residents or non-residents of a country। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि मेरी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो बनाई गई है, फिर चाहे वो मेरे रेजिडेंट्स ने बनाई हो चाहे नॉन रेजिडेंट्स ने बनाई हो। और इनका मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, जो किसी भी देश में 1 साल तक रह के उस देश में काम करे, उसको नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं। तो अगर नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाई या नॉन रेजिडेंट ने बनाई, पर अगर मेरी डोमेस्टिक बाउंड्री में बनाई तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन आएगी। अगर नेशनल प्रोडक्ट की लिखनी है तो क्या बोलूंगी, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मेरे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जहां भी सामान बनाया वो नेशनल प्रोडक्ट में आएगा। ग्रॉस का तो हमें पता है, ग्रॉस मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन और नेट मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। और हर डेफिनेशन में एक चीज खुद से तुम लिख कर आओगे विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। हर डेफिनेशन में एक वर्ड खुद से लिख कर आओगे, वो क्या होगा, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब देखो पूरी डेफिनेशन कैसे बनेगी। सबसे पहले
सबसे पहली चीज तुम्हें ये दे दिया, एनडीपीएफसी दे दिया, ठीक है, एक एग्रीगेट दे दिया। इस एग्रीगेट से तुम डेफिनेशन कैसे बनाओगे? उल्टा शुरू करोगे, यहां से पहले इसकी फिर इसकी, सबसे पहले इसकी फिर इसकी फिर इसकी। फैक्टर कॉस्ट की सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, फिर इसकी नेट की क्या होगी? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, और बीच में मैंने एक वर्ड खुद से जोड़ दिया, इन एन अकाउंटिंग ईयर। समझ आ रही है चीज? हमने तीन डिफरेंसेस बनाए, ग्रॉस नेशनल, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, और नेट नेशनल और डोमेस्टिक का, ठीक है। उन तीन डिफरेंसेस को किस बेस पे बनाया? इसको बनाया ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको बनाया ऑन द बेसिस ऑफ अपना एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको बनाया ऑन द बेसिस ऑफ एनएफआईए। इन डिफरेंसेस के बेसिस पे मैंने क्या बनाए? 8 एग्रीगेट्स बनाए, 8 अलग अलग डेफिनेशंस बनाए। इन डेफिनेशंस को मैं कैसे शुरू करूंगी? सबसे पहले इसको डिफाइन करूंगी, फिर इसको डिफाइन करूंगी, और फिर इसको डिफाइन करूंगी। मार्केट प्राइस का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर एंड विच इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? मार्केट प्राइस, फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन the domestic boundaries of a country and inclusive of depreciation। ठीक है जी। तो मैंने आपको कितने आसान तरीके से बता दिया कि तुम्हें डेफिनेशन कैसे बनानी है। बस तुम्हें इन चीजों की डेफिनेशन याद रखनी है। ये फैक्टर कॉस्ट की है, ये मार्केट प्राइस की है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस और नेट, और एक लाइन खुद से जोड़ देनी है विच इज विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। इन चीजों को याद करके तुम इन 8 में से किसी भी चीज की डेफिनेशन अपने आप से बना सकते हो, ठीक है। बस तुम्हें याद क्या रखना है? उल्टा शुरू करना है डेफिनेशन को, पहले इसका फिर इसका और फिर इसका डेफिनेशन, और एक लाइन बीच में ऐड कर देनी है। चलो अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर बेटा लिख के ले लो। 5 में से 3 से 4 सेट्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, हमें देखने को मिलता है। 3 नंबर में क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को हमें मिलता है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी वर्सेस द रियल जीडीपी। देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है? इफ आई आस्क यू व्हाट इज जीडीपी, तो जीडीपी का मतलब होता है एक साल में मेरे देश में टोटल जितना भी सामान बनाया गया, एक साल में मेरे देश में टोटल जितना भी सामान बनाया गया, उसका सम टोटल होता है जीडीपी। अब वो किस बेसिस पे होगा? किलोग्राम में होगा, लीटर में होगा, मीटर में होगा, किस चीज में? तो हम क्या करते हैं, टोटल जितना भी सामान बनाया उस सारे का प्राइस देखते हैं कि वो किस रेट पे सामान बिक रहा है बाजार में। तो टोटल जितना भी सामान बनाया उसका मैंने प्राइस चेक किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके प्राइस से, तो टोटल जितना मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक साल में मेरे देश में बिका, उसका सम टोटल मैं क्या बोलती हूँ? मेरा जीडीपी है। समझ आ रही है? मुझे ये देखना है मेरे देश में एक साल में कितना प्रोडक्ट या सर्विस बना, वो निकलेगा मेरा जीडीपी। पर उसका कुछ हमारे पास कॉमन मेजर तो होना चाहिए ना, मीटर होगा, लीटर होगा, किलोग्राम होगा, किलोमीटर होगा, क्या होगा? एक कॉमन मेजर तो होना चाहिए ना। तो कॉमन मेजर हमने बनाया उसके प्राइस को, उसके रेट को, मार्केट वैल्यू को। तो मैंने बोला जितना भी सामान बना सारे सामान को उसके प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जितना भी टोटल प्राइस निकल के आएगा, फॉर एग्जाम्पल टोटल मार्केट वैल्यू निकल गई 10 लाख करोड़, तो 10 लाख करोड़ का सामान मैंने एक साल में अपने देश में बनाया, तो ये हो जाएगी मेरी जीडीपी। तो जीडीपी कैसे निकलती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है मेरा जीडीपी। तो जीडीपी होता क्या है? द मार्केट वैल्यू। देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ठीक है। मैं इसको फॉर एग्जांपल जीडीपी एमपी बोलती हूँ। अभी मैंने बताया ना ऊपर की डेफिनेशन कैसे बनेगी। एमपी की क्या होगी? इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू of final goods and services produced within the domestic boundary of a country in an accounting year and inclusive of depreciation। यही होगी मेरी जीडीपी एमपी की। जितना सामान बना टोटल सामान का मार्केट वैल्यू मेरा होगा जीडीपी। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि टोटल जितना सामान बना क्वांटिटी, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसके प्राइस से, तो मेरा जीडीपी निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। हमें यहाँ तक चीज समझ आती है। अब देखो, अब एक चीज समझो, ये जो लिखा है ये भी मैं समझाती हूँ तुम्हें, पर पहले एक चीज समझ के देखो। मैं कह रही हूँ मैंने टोटल जितना सामान बनाया उसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं उसके प्राइस के साथ, तो मेरा निकल के आ जाएगा जीडीपी। सही बात हो गई, ठीक है ना। तो निकल के आ जाएगा जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 किलो सामान बनाया और 1 किलो सामान को मैं 10 रुपए में बेचती हूँ, तो 1 किलो अगर 10 रुपए का बिकता है तो 10 किलो कितने का बिकेगा? 100 रुपए का बिकेगा। तो ये हो जाएगी मेरी 100 रुपए हो जाएगी मेरी जीडीपी। इसका हमारे पास यूनिट क्या होगा? रुपीस होगा, ठीक है जी। अब एक चीज देखो, मैं कहती हूँ मेरे देश की जीडीपी जो है, मेरे देश की जीडीपी जो है वो बढ़ गई, वो इंक्रीज होने लग गई। वो इंक्रीज कब होगी? मैं कहती हूँ क्वांटिटी पहले 10 रुपए थी, 10 किलो थी, अब मैं कह रही हूँ 10 की जगह 15 किलो सामान बनने लग गया, 10 रुपए का ही रेट है, तो मेरी जीडीपी कितनी हो जाएगी? 150 रुपए। अरे जी बहुत अच्छी बात है, हमारी जीडीपी तो बढ़ गई, 100 से 150 हो गई।
ये तो है सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 देखो, सिनेरियो नंबर 2 देखो, मैं कहती हूँ क्वांटिटी तो 10 रुपए 10 किलो की 10 किलो ही थी, पर प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ के हो गया 15 रुपए, प्राइस बढ़ के हो गया 15 रुपए, तो मेरी जीडीपी कितनी हो जाएगी? तो भी 150 हो जाएगी मेरी जीडीपी, तो भी मेरी जीडीपी कितनी हो जाएगी? 150 रुपए। अरे हम तो अभी भी खुश होंगे, अरे वाह हमारी जीडीपी तो बढ़ गई, 100 रुपए से 150 रुपए की जीडीपी हो गई, जीडीपी तो बढ़ गई। पर क्या दोनों केसेस हमारे लिए अच्छे हैं? पहले केस में तो क्वांटिटी बढ़ी थी, प्राइस नहीं बढ़ा था, तो हमारे लिए अच्छी बात है, अब ज्यादा सामान हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे लिए अच्छी बात है। पर दूसरे केस में क्वांटिटी नहीं बढ़ी, प्राइस बढ़ा। तुम्हें याद है ना, जब भी प्राइस बढ़ता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि महंगाई हो गई, महंगाई दर बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गई, गरीब अब बेचारा सामान खरीद नहीं पाएगा, अब तो 15 रुपए देना पड़ेगा, पहले तो 10 रुपए देते थे, अब तो गरीब लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो दूसरे केस में जहां एक्चुअल में प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ाया जा रहा है, जो कि गरीब के लिए तो उल्टा बुरी बात है। तो दूसरे केस में अगर जीडीपी बढ़ रही है, अगर जीडीपी बढ़ रही है दूसरे केस में, तो वो उल्टा खुशी की नहीं, उल्टा दुख की बात है कि प्रोडक्शन उतना ही है, रेट बढ़ गया, तो उल्टा गरीब लोग तो अब खरीद भी नहीं पाएंगे क्योंकि रेट महंगा हो गया। तो जीडीपी बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन किस वजह से बढ़ रही है हमें वो देखना पड़ेगा। तो जीडीपी बढ़ने के 3 कारण हो सकते हैं, जीडीपी बढ़ने के 3 कारण हो सकते हैं। क्या? अगर क्वांटिटी बढ़ जाए तो जीडीपी बढ़ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे हुआ। दूसरा कारण, अगर प्राइस बढ़ जाए तो भी जीडीपी बढ़ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे हुआ। और तीसरा कारण, अगर क्वांटिटी और प्राइस दोनों बढ़ जाए तो भी जीडीपी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस बात है ना, अगर ये दोनों चीजें बढ़ जाती हैं, ये 15 हो जाते, ये भी 15 हो जाते, तो भी जीडीपी बढ़ जाएगी, अच्छी बात है, दोनों ठीक है ना। तो अब इनमें से हमें चाहिए क्या? इनमें से हमें क्या चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बढ़े, प्राइस ना बढ़े, सिर्फ क्वांटिटी बढ़े, प्राइस ना बढ़े। लेकिन जब भी जीडीपी बढ़ेगी तो इन तीनों में से कोई एक कारण होगा, हमें तो पता ही नहीं, क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस बढ़ी या दोनों बढ़े, हमें क्या पता। तो अगर मोदी जी आकर बोल रहे कि देखो भाई और बहनों हमारे देश की जीडीपी बढ़ गई, हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वांटिटी बढ़ी है या इन्फ्लेशन बढ़ी है या प्राइसेस बढ़े हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में वो हमारे लिए अच्छा हुआ या वो हमारे लिए बुरा हुआ? तो इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 2 तरीके की जीडीपी लेकर आए हैं। एक जीडीपी लेकर आए हैं हम नॉमिनल जीडीपी, और एक जीडीपी हम लेकर आए हैं रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी जो है वो सिंपल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी मतलब सिंपल जीडीपी, जो तीनों कारणों की वजह से बढ़ सकती है, क्वांटिटी की वजह से भी, प्राइस की वजह से भी, और दोनों की वजह से भी बढ़ सकती है। तो नॉमिनल जीडीपी मुझे नहीं बताएगा, नॉमिनल जीडीपी मुझे बताएगा ही नहीं कि किस वजह से जीडीपी बढ़ी। तो जीडीपी, अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, अब वो क्वांटिटी की वजह से हो सकती है, प्राइस की वजह से हो सकती है, दोनों की वजह से हो सकती है। तो आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन रियल जीडीपी असली रियल पिक्चर दिखाती है। रियल जीडीपी कहती है कि तुम एक काम करो, तुम प्राइस को कांस्टेंट रख दो, तुम प्राइस को छेड़ो ही मत, प्राइस को कांस्टेंट रख दो। अब देखो क्या होगा। अब प्राइस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट रख दिया। प्राइस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, प्राइस तो कांस्टेंट रख दिया। तो रियल जीडीपी तभी बढ़ेगा जब क्वांटिटी बढ़ेगी। जब तक क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी तब तक रियल जीडीपी नहीं इंक्रीज होगा। जब तक क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी रियल जीडीपी नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि रियल जीडीपी ने प्राइस को कांस्टेंट रख दिया। देखो, मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रही हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज रियल जीडीपी अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? व्हाई इज रियल जीडीपी अ बेटर इंडिकेटर? तो तुम क्या बताओगे? तुम बताओगे कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो 3 रीजंस की वजह से चेंज होती है, क्वांटिटी की वजह से, प्राइसेस की वजह से, या दोनों की वजह से। और नॉमिनल जीडीपी मुझे नहीं बताता कि एक्चुअल में क्वांटिटी में कितना चेंज आया। तो अगर नॉमिनल जीडीपी क्वांटिटी की वजह से चेंज हुई तो अच्छी बात है, पर अगर वो प्राइस की वजह से चेंज हुई तो बुरी बात है, इन्फ्लेशन होगी। तो इसीलिए हम रियल जीडीपी लेकर आते हैं, क्योंकि रियल जीडीपी सिर्फ एक कारण से चेंज होगी, और वो एक कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी। सो अगर हमें ये जानना है कि एक्चुअल में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना बढ़ा, तो रियल जीडीपी इज द बेस्ट इंडिकेटर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइजेस आर केप्ट कांस्टेंट। इसमें हम प्राइजेस को कांस्टेंट रख देते हैं। इसमें हम जो प्राइजेस यूज करते हैं, बेस ईयर वाले, लेकिन इसमें जो हम प्राइजेस यूज करते हैं वो करंट ईयर वाले प्राइजेस यूज करते हैं नॉमिनल जीडीपी में। करंट ईयर और बेस ईयर का क्या मतलब है? अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ कि 2020 से 2024 में जीडीपी कितना बढ़ा,
ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या करेगा, इसके क्वांटिटी इंटू प्राइस को इसके क्वांटिटी इंटू प्राइस के साथ कंपेयर करेगा। पर रियल जीडीपी क्या करेगा, रियल जीडीपी क्या करेगा, 2024 वाला प्राइस नहीं लेगा, वो 2020 वाला ही प्राइस लेगा कंपैरिजन करने के लिए। वो क्या करेगा, 2020 की क्वांटिटी को 2024 की क्वांटिटी के साथ कंपेयर करेगा, 2020 वाले प्राइस को और 2024 वाले प्राइस को सेम रखेगा। 2024 वाला प्राइस नहीं लेगा, प्राइस इसी को कंसीडर करेगा। इससे क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, वही 2020 वाला प्राइस, लेकिन क्वांटिटी 2024 वाली ली जाएगी, जिसकी वजह से मुझे एक्चुअल में ये पता चल पाएगा कि सिर्फ क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। तो नॉमिनल जीडीपी कैन चेंज बिकॉज ऑफ 3 रीजन, तो वो हमें सही नहीं बताते, पर रियल जीडीपी कैन चेंज ओनली ड्यू टू 1 रीजन, तो विच इज वाई नॉमिनल जीडीपी जो है वो अच्छा इंडिकेटर नहीं है। रियल जीडीपी इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी को हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं, रियल जीडीपी को हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो बेटा जी ये प्लीज फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, नॉमिनल रियल जीडीपी के ऊपर। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 करोगे तो रियल जीडीपी आ जाएगा। प्राइस इंडेक्स को ही मैं जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलती हूँ। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन आर इंटू 100। प्राइस इंडेक्स को ही मैं जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलती हूँ। तो जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस वाली जीडीपी माने तो नॉमिनल जीडीपी, एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस वाली माने तो रियल जीडीपी। इट शोज चेंज इन द जीडीपी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल, इट शोज चेंज इन जीडीपी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस लेवल्स। ठीक है जी, तो इसका भी न्यूमेरिकल अभी हम नहीं कर रहे, इसका न्यूमेरिकल बहुत डिटेल में मैं एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें हम करेंगे, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल नॉमिनल रियल जीडीपी का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। 5 में से 2 से 3 सेट में हमें देखने को मिलता ही मिलता है नॉमिनल और रियल जीडीपी का न्यूमेरिकल, तो बहुत अच्छे से इसका न्यूमेरिकल कर लेना। लेकिन चैप्टर 3 होता है हमारे यहीं पे खत्म। इसके बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 को, जिसमें मैं तुम्हें एक्चुअल में फॉर्मूलाज याद करवाऊंगी, जो फॉर्मूला को याद करके तुम अपने तीनों मेथड्स के न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम के निकाल सकते हो। तो हमारे पास 4th चैप्टर आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं, देखो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी ये चीज पढ़ी कि सबसे पहले एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करता है। जब वो प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने के बाद वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उस इनकम को बाजार में लेके जाते हैं, खर्चा करते हैं, और फिर वो खर्चा उन्हीं चीजों पे करते हैं जो प्रोड्यूसर ने बनाई थी। तो वो खर्चा करके जो पैसा है वापस प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है। तो अगर मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, मैं 3 तरीकों से कर सकती हूँ, प्रोडक्शन मेथड से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। क्योंकि देखो हमने जितना भी प्रोडक्शन किया वो सारा पैसा प्रोडक्शन करके जितना भी पैसा प्रोड्यूसर के पास आया वो सारा उसने किसी ना किसी को इनकम दे दिया। इनकम में जितना भी पैसा आया था वो सारा खर्च हो गया। तो इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, तीनों चीजें मैं कहती हूँ एक इकोनॉमी में बराबर हैं। किसी भी इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। जब भी प्रोडक्शन होती है तो टोटल जितना भी पैसा बनता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे दिया जाता है इनकम के फॉर्म में, और वो उस इनकम को बाजार में लेके जाते हैं, या तो खर्चा कर देते हैं या तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और दोनों ही केसेस में वो पैसा वापस प्रोड्यूसर के पास घूम के आ जाता है। तो प्रोडक्शन किसी भी देश में इनकम के बराबर होती है और इनकम किसी भी देश में एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। सो वी हैव 3 अलग अलग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, जिसमें से पहला मेरे पास मेथड आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड बोलता है ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो एनडीपीएफसी बन जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इन 3 चीजों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा एनडीपीएफसी बन जाएगा। यानी कि देखो अगर तुम्हें एक न्यूमेरिकल आता है इनकम मेथड का, तो तुम्हारी आंखें क्या ढूंढेगी, ओएस प्लस एमआई प्लस सीओई। तुम्हारी आंखें इन 3 चीजों को ढूंढेगी कि जहां ये तीनों मिल गई मैं इन तीनों को जोड़ के एनडीपीएफसी बनाऊंगा, आंसर निकालूंगा। ठीक है, लेकिन इतना आसान तो हो नहीं सकता। अगर इतना आसान होता तो 4 नंबर थोड़ी मिल जाते। ठीक है, फिर तो तुम बस इन तीनों को जोड़ते, तुम्हारा काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर क्वेश्चन पूछता है नेशनल इनकम निकालो, तो बेटा सबसे पहली चीज क्या रट्टा मारोगे, सबसे पहले अभी के अभी कॉपी में क्या लिखोगे, नेशनल इनकम किसके बराबर होती है, एनएनपीएफसी के बराबर होती है नेशनल इनकम। अब एनएनपीएफसी के बराबर होती है नेशनल इनकम, लेकिन इनकम मेथड से इन तीनों को मिला के मैं निकालती हूँ एनडीपीएफसी। तो मुझे एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे जाना पड़ेगा। कैसे जाऊंगी, देखो क्या क्या फर्क है, इसको भूल जाओ।
एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी में क्या क्या फर्क है? पहला एन सेम है, कोई फर्क है नहीं। एन फॉर नेट सेम है। एफसी फैक्टर कॉस्ट सेम है, कोई फर्क है नहीं है, कुछ भी नहीं करना। पर डीपी एनपी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना पड़ेगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआई एडेड नहीं होता है और नेशनल प्रोडक्ट में एनएफआई एडेड होता है। तो अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, मैं क्या करूंगी? देखूंगी। सबसे पहली चीज मैं देखूंगी इन दोनों में कितने फर्क हैं, इसमें और इसमें। मुझे दिखा सिर्फ एक ही फर्क है, डोमेस्टिक और नेशनल का, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एनएफआई को ऐड करूंगी। एनएफआई को ऐड करने का क्या मतलब है कि मैं फीफा माइनस फीटा करूंगी। अगर एनएफआई दिया है तो बहुत बढ़िया, वरना मेरी आंखें किसको ढूंढेंगी? फीफा को और फीटा को ढूंढेंगी। ठीक है जी। अब देखो, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई करके मैं एनपीएफसी निकालूंगी, लेकिन पीछे चलते हैं वापस। ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, कॉम्पनसेशन, तीनों चीजें दे रखी होंगी अगर, तो एनडीपीएफसी निकलेगा। एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी निकलेगा। काम खत्म, न्यूमेरिकल खत्म। नहीं, इतना आसान नहीं है। देखो, ये समझो कि ये जो तीनों चीजें हैं, ये घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ये घर के बड़े बुजुर्ग हैं। हमारी आंखें सबसे पहले इनको ढूंढेंगी कि ये कहाँ पे हैं। इनको पकड़ के लाओ, इनको बिठाओ इनकी गद्दी पे। अगर ये बैठ गए तो पूरा घर शांति से चलेगा। लेकिन अगर ये हमें नहीं मिल रहे, तो हम नीचे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये दादाजी हैं, अगर दादाजी नहीं मिल रहे, अगर दादाजी मिल गए तो उनको पकड़ के गद्दी पे बिठाओ। दादाजी अपने आप सब संभाल लेंगे, सारा काम खत्म हो जाएगा। पर अगर दादाजी नहीं मिल रहे, हमें पता ही नहीं, हमें दे ही नहीं रखे कि कहाँ पे है, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, ये हमें मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? इनके नीचे वाल को ढूंढेंगे, पापा मम्मी को ढूंढेंगे, पापा मम्मी नहीं तो नीचे बच्चों को ढूंढेंगे। समझ रहे हो? सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, कि सबसे ऊपर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सरप्लस के नीचे फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 चीजें दे रखी है। ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर ये चारों, अगर तो ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया, अगर दादाजी मिल गए, तो मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको देखूंगी भी नहीं। लेकिन अगर दादाजी नहीं मिले, अगर ऊपर वाले बड़े बुजुर्ग हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम इन छोटे बच्चों को ढूंढने जाएंगे। तो अगर तो ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं मिला, तो मैं देखूंगी ऑपरेटिंग सरप्लस के जो चारों बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं। तो मैं क्या करूंगी? मेरी ड्यूटी क्या हो जाएगी कि मैं इसको और इसको चारों को पकड़ के मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस निकालूं। समझ लो, ऑपरेटिंग सरप्लस फॉर एग्जांपल अगर 4 चीजों को मिला के बनता है, तो अगर तो सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, फिर तो मुझे इनको देखने की भी जरूरत नहीं है। पर अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, तो मुझे इन चारों को जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना पड़ेगा। समझ आ रही है चीज? इसमें से भी फॉर एग्जाम्पल अगर ये नहीं दे रखा, इसके आगे जो 4 बच्चे हैं वो दे रखे हैं, तो मैं क्या करूंगी? पहले इन चारों बच्चों को जोड़ के ये बनाऊंगी, फिर इन चारों बच्चों को जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस बनाऊंगी। समझ आ रही है? ये हमारा फैमिली ट्री है। अगर दादाजी मिल गए तो नीचे वाले छोड़ दो, भूल जाओ, उनको देखना भी नहीं है। सिर्फ दादाजी, जो भी ऑपरेटिंग सरप्लस है उसको ऐड करो, आगे बढ़ो, काम खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस दे नहीं रखा होता, उसके नीचे वाली जो सेकेंड जनरेशन है वो दे रखी होती है। तो सेकेंड जनरेशन के हर एक बच्चे को ढूंढो, सबको ऐड करो और फिर जाके तुम्हारा ऑपरेटिंग सरप्लस निकलेगा। लेकिन अगर ये भी कई बार नहीं दे रखा होता, थर्ड जनरेशन दे रखी होती है, तो पहले थर्ड जनरेशन को ढूंढो, थर्ड जनरेशन को ढूंढ के इसको पूरा करके बनाओ, और फिर इन चारों बच्चों को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकालोगे। ये है ओवरऑल मतलब एक जिस्ट कि अगर तुम्हें ये सारी चीजें याद हो गई, तुम्हें अगर पूरा फैमिली ट्री याद हो गया, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो तुम्हारे पास कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक फैमिली ट्री तुम्हें याद करना है। अगर वो फैमिली ट्री याद हो गया, तुम्हारा काम चल गया। और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि सबसे ऊपर ये, अगर ये दिया हुआ है तो नीचे वाले मत देखो, अगर ये नहीं दिया हुआ तो नीचे वाले ढूंढो, अगर नीचे वालों का भी कोई थर्ड जनरेशन दिया हुआ है तो उसको देखो। समझ रहे हो? लेकिन अब एक चीज सोच के देखो, अगर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है और यहाँ वाले बच्चे भी दिए हुए हैं, तो मैं इन बच्चों को फिर भी ऐड नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे ऊपर वाले पे जाना है। तो अब सबसे पहली चीज आती है मेरे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 4 चीजों को मिला के बनता है। तो अगर तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, मैं इनको देखूंगी भी नहीं, मैं इनको भूल जाऊंगी, मैं सिर्फ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को ऐड करूंगी। पर अगर ये नहीं दे रखा, तो मैं इन चारों को पकड़ के ढूंढ के ऐड करूंगी। अच्छा, इन चारों में से कोई 2 चीजें दे रखी हैं, सारी नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, 2 को ही ऐड कर दूंगी, सबको ऐड नहीं करूंगी। समझ आ रही है चीज? तो अगर कॉम्पनसेशन दिया है, इनको भूल जाओ, अगर ये नहीं दे रखा तो इनको दिमाग में लेकर आओ। इनमें से भी 4 में से 2 दे रखी है, 2 ऐड कर दो, सारी मत ढूंढो, जितनी दे रखी है उतनी ऐड कर दो। क्या क्या होगा? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश
पेमेंट इन काइंड मतलब तुम्हें कोई भी हमने अलाउंस दे दिया, ठीक है, तुम्हें घर दे दिया, गाड़ी दे दी, कुछ भी ऐसा इन काइंड को गिफ्ट दे दिया, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखना, एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सिर्फ वो ऐड होगा। अगर यहाँ पे वर्ड हुआ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड नहीं होगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होगा। उसकी जगह पे और क्या आता है, प्रोविडेंट फंड लिखा आता है, ग्रेच्युटी लिखा आता है, पेंशन लिखा आता है, वो सारी चीजें ऐड होंगी। रिटायरमेंट पेंशन ऐड होगी। एक और चीज याद रखना, अगर पेंशन के नाम पे रिटायरमेंट पेंशन दिया है वो तो ऐड होगा, पर पेंशन के नाम पे कोई और पेंशन दे दी, कोई भी और तो वो ऐड नहीं होगी। ओल्ड एज पेंशन ऐड नहीं होगी, पर रिटायरमेंट पेंशन ऐड होगी। तो हमें क्या याद आ रहा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हम ऐड करेंगे मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ साथ। पर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर नहीं दे रखा तो मैं इनको ढूंढूंगी, किस को, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसकी जगह पे प्रोविडेंट फंड लिखा सकता है, ग्रेच्युटी लिखा सकता है, और रिटायरमेंट पेंशन ऐड करूंगी, कोई भी दूसरी पेंशन को ऐड नहीं करूंगी। फिर आता है मेरे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके 4 बच्चे हैं, इन चारों बच्चों को ऐड करूंगी अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो इन चारों को भूल जाओ, इन चारों को ऐड नहीं करोगे। पर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो मैं रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट को ऐड करूंगी। प्रॉफिट के आगे 3 बच्चे हैं, डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड लिखा आएगा या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा आएगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स लिखा आएगा, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको मैं कॉर्पोरेट सेविंग्स या रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हो वो लिखा आ सकता है। तो अगर ये बच्चे दे रखे हैं और प्रॉफिट नहीं दे रखा तो मैं इनको ढूंढ के ऐड करूंगी। अगर ये बच्चे दे रखे हैं, प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो मैं इन सबको ढूंढ के ऐड करूंगी। लेकिन अगर ये बच्चे भी दे रखे हैं और प्रॉफिट भी दे रखा है, अगर ये बच्चे भी दे रखे हैं और प्रॉफिट भी दे रखा है तो मैं इनको ऐड नहीं करूंगी, सिर्फ प्रॉफिट को ऐड करूंगी, क्योंकि मेरे पास जब पापा दे दिए तो मैं बच्चों को ऐड नहीं करूंगी। ठीक है जी। तो अब क्या समझ आई, अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो इन सबको ऐड करूंगी और फिर प्रॉफिट निकालो, और फिर रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट सबको मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो इनमें से कोई भी ऐड नहीं करोगे, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करोगे। ठीक है जी। फिर आएगा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में कुछ भी सब पार्ट नहीं है, मिक्स्ड इनकम का कोई छोटा बच्चा नहीं है, मिक्स्ड इनकम अकेला ही है, 1 मैन आर्मी है और वो दे ही रखा होगा, उसको तो ऐड करना ही करना है। इन तीनों को मिला के आपका एनडीपीएफसी निकलेगा, उसमें एनएफआईए ऐड करके एनएनपीएफसी निकलेगा। ठीक है। तो ये है हमारा छोटा सा इनकम मेथड। अगर ये चार्ट तुम्हें बेटा पूरा याद हो जाए, अगर ये फैमिली ट्री तुम्हारा है, अगर ये फैमिली ट्री तुम्हें याद हो जाता है और ये याद हो जाता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो ये ऐड नहीं करने, ऑपरेटिंग नहीं दिया तो इनको ढूंढना है, प्रॉफिट दिया है तो ये ऐड नहीं करने, अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो इनको ढूंढ के ऐड करना है। ठीक है। और जितनी चीजें दे रखी है सिर्फ उतनी ऐड करनी है, सारी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है आपकी मिला करके इनकम मेथड का पार्ट बनेगी। मिक्स्ड इनकम अकेली है, मिक्स्ड इनकम का कोई सब पार्ट नहीं है। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रिकॉशन क्या क्या है, क्या क्या हमें ऐड नहीं करना, अगर ट्रांसफर अर्निंग लिखा आ जाए, ट्रांसफर इनकम लिखा आ जाए, वो ऐड नहीं होगा। इलीगल एक्टिविटी से तुमने जो भी पैसा कमाया है वो ऐड नहीं होगा। ठीक है। कोई भी विंडफॉल गेन्स है, मतलब कि कोई लॉटरी लग गई, वो ऐड नहीं होगी। इनकम टैक्स ऐड नहीं होगा, सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है वो प्रॉफिट के अंदर ऐड होगा, इनकम टैक्स ऐड नहीं होगा। ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉइज ने कोई बिजनेस एक्सपेंस करा और उसको रीइंबर्स कर दिया कंपनी ने तो वो ऐड नहीं होगा। अगर कोई फैसिलिटी दी है जो कि नेसेसरी है काम के लिए, जैसे कि अगर यूनिफॉर्म दी है एम्प्लॉयर ने, वो ऐड नहीं होगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। और एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन भी ऐड नहीं होगा, सिर्फ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होगा। तो ये सारी चीजें ऐड नहीं होती हैं। होती क्या है, ऐड होती क्या है, कमीशन ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स ऐड होगा, ब्रोकरेज ऑन सेल और परचेज ऑफ शेयर्स ऐड होगा, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस भी ऐड होगा। ये चीजें ऐड होती हैं, ये सारी चीजें बेटा ऐड नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सेम फॉर ऑल द मेथड्स। एक दो चीजें जो अलग हैं वो क्या है, रीइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस ऐड नहीं होगा, इनकम मेथड में आता है ये स्पेसिफिकली। यूनिफॉर्म अगर दिया है ऐड नहीं होगा, और एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ऐड नहीं होगा। बाकी ये सारी सेम है, बाकी मेथड्स में भी तुम्हें देखने को मिलेगा कि विंडफॉल गेन्स नहीं ऐड होता, ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होता, ट्रांसफर एक्सपेंसेस ऐड नहीं होते हैं। ठीक है। ये भी सेम ही चीजें ये ऐड होती हैं, अगर ये लिखी आ जाए तो ये ऐड होती हैं। लेकिन एक चीज बताओ तुम्हें कि जो तुम्हारा नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आएगा
काफी आसान होगा, काफी ज्यादा आसान होगा। उनमें ये चीजें यूजुअली नहीं दे रखी होती। 3 नंबर का आता है, मैक्सिमम 4 नंबर का आएगा, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा आसान होता है। उसमें तुम्हें ये जो मैंने ऊपर आइटम्स बताई हैं, इसी फैमिली ट्री में से कुछ ना कुछ तुम्हें मिलता है। वो ज्यादा इनमें से कुछ देखने को नहीं मिलता। इनमें से अगर कुछ देखने को मिलता है तो ये देखने को मिलता है कई बार, और ये तुम लिख कर आओगे कि ऐड नहीं होगा, इसको टच भी नहीं करना। ऐड नहीं होगा का मतलब ये नहीं है कि इनको माइनस करना है, नहीं, इनको टच भी नहीं करना है, इनको वहीं का वहीं पड़े रहने दो, ना तो प्लस करना है ना माइनस करना है, इग्नोर करना है। ये रेड फ्लैग्स हैं, रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना है, ठीक है जी। ये ग्रीन फ्लैग्स हैं, इनको ऐड करना है, पर ये पेपर में आता नहीं है यूजुअली सिर्फ यही फैमिली ट्री तुमसे पूछा जाता है और कुछ पूछा नहीं जाता। काफी आसान होता है न्यूमेरिकल नेशनल इनकम का, और मैं लिख के दे सकती हूँ। 2 चीजें, नंबर 1 हाई चांसेस है कि इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी का। नंबर 2 अगर इसका न्यूमेरिकल आएगा, जिस सेट में इसका न्यूमेरिकल आएगा वो बहुत आसान न्यूमेरिकल होगा, इनमें से कोई भी चीज नहीं आएगी। 4 में से 3 नंबर तक तुम आराम से ले सकते हो, हार्डली कोई 1 नंबर की ऐसी चीज होगी जो फंस जाएगी, अदरवाइज वो भी नहीं होती। 4 में से 3 नंबर तक तो तुम बहुत आसानी से ले सकते हो, बहुत ज्यादा आसान न्यूमेरिकल आता है। लेकिन अगर तुम्हें ये फैमिली ट्री याद है तो ये फैमिली ट्री तो याद करना ही पड़ेगा। तुम ये भी याद ना करके जाओ और सोचो हो जाएगा, नहीं होगा, इतना तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। इतना याद कर लिया, न्यूमेरिकल हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। चलो अब चलते हैं हमारे दूसरे मेथड पे, जो कि हमारा होता है वैल्यू एडेड मेथड, या जिसको मैं प्रोडक्शन मेथड भी बोलती हूँ, उसके ऊपर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ एनएफआईए। अब इस केस में हमारी जो नेशनल इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, हमारी वैल्यू एडेड के बराबर होती है। उसमें मैं एनएफआईए जोड़ दो, उसको डोमेस्टिक पे बना दो, तो वो मेरी नेशनल इनकम होती है। यानी कि इस केस में नेशनल इनकम निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू एडेड निकालना पड़ेगा। देखो इनकम मेथड में मुझे नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले मैंने निकाला था एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी जो है वो कैसे निकला था, सारे फैक्टर कॉस्ट को मैंने ऐड किया था, जितने भी मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन सबकी इनकम को मैंने ऐड किया था, ठीक है ना, कि लेबर का कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर अपना रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, इन सबको मैंने ऐड किया था। ये सारे मेरे फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर इनकम है। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम थी उसको टोटल किया और एनडीपीएफसी निकाला, ठीक है। और फिर एनडीपीएफसी से मैंने नेशनल इनकम निकाला था इनकम मेथड में। लेकिन इस वाले में मैं क्या करने वाली हूँ, पहले वैल्यू एडेड निकालने वाली हूँ। वैल्यू एडेड निकालूंगी, उसके बाद नेशनल इनकम निकालूंगी। अब ये वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, ठीक है, बाय अ फर्म बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। कहते हैं कि एक फर्म ने पहले रॉ मटेरियल खरीदा, उसने रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करी, कुछ ना कुछ काम किया, और उस रॉ मटेरियल की वैल्यू में कुछ ना कुछ तो एडिशन किया। मतलब अगर मैंने 10 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, उसके ऊपर अपनी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करी, मशीन से, लेबर से कुछ काम कराया, और अब उस रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड हो गई, और अब मैं उस चीज को बाजार में जाके 20 रुपए में अगर बेच रही हूँ, 10 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद के उसके ऊपर काम करके अगर मैं किसी चीज को बाजार में 20 रुपए का बेच रही हूँ, तो इन दिस प्रोसेस मैंने 10 रुपए की वैल्यू एडिशन करी है, और यही वैल्यू एडिशन मैंने निकालनी है कि मैंने कैसे करी है। तो टेक्निकली 10 रुपए था मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट और 20 रुपए था मेरे आउटपुट का कॉस्ट, और आउटपुट में से रॉ मटेरियल का कॉस्ट माइनस करके जो मेरा 10 रुपए निकला उसको मैंने बोला वैल्यू एडेड, और उसी वैल्यू एडेड को मैं इस पूरे फॉर्मूला में निकालती हूँ। वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, आउटपुट में जितना भी मैंने सेल किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, बाजार में जितने का भी सामान मैंने बेचा उसमें से माइनस करूंगी रॉ मटेरियल का कॉस्ट। रॉ मटेरियल को बेटा मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलती हूँ, इसी को रॉ मटेरियल बोलती हूँ, इसी को नॉन फैक्टर इनपुट बोलती हूँ, इसी को सेकेंडरी इनपुट बोलती हूँ। बेटा यहाँ पे जो जो नाम मैं लिखवा रही हूँ सारे के सारे लिख लो, सारे के सारे याद करने। इट इज अगेन अ फैमिली ट्री कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का और क्या क्या नाम है, ये सारे नाम है, एंड आई कैन गारंटी इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। इतना जो बेसिक बता रही हूँ उतना याद कर लो, उससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आता, ये मेरी गारंटी है, पर जो बेसिक बता रही हूँ उतना तो याद करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन या रॉ मटेरियल या नॉन फैक्टर इनपुट या सेकेंडरी इनपुट अगर लिखा आ जाता है तो फिर उसको हम जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही बोलते हैं। एक चीज याद रखना, यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ कि इंपोर्ट करवाया है मैंने, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमने करवाया है, तो वो भी यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऐड होगा। अगर मैं बोलती हूँ इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमने करवाया है तो वो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऐड होगा। तो मेरे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकालू, देखो वैल्यू ऑफ एडेड के लिए मैंने आउटपुट में से आईसी माइनस करना है, लेकिन आईसी निकालना पड़ेगा ना पहले। आईसी कैसे निकलेगा, इनमें से कोई भी चीज दी हुई है प्लस कोई इंपोर्ट करवाया है रॉ मटेरियल का, तो कहीं से भी मैंने रॉ मटेरियल खरीदा। अच्छा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इसमें लिखा आ सकता है, परचेज ऑफ
रॉ मटेरियल फ्रॉम फर्म ए, अगर ऐसा लिखा आ जाए कि फर्म बी ने फर्म ए से खरीदा तो फर्म बी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऐड होगा। तो कुछ भी तरीके से बेटा अगर तुम्हें रॉ मटेरियल लिखा आ जाए वो तुम्हारे आईसी का पार्ट बनेगा, वो आईसी में ऐड होगा। अभी जितना भी तुमने टोटल आईसी निकाला इसको तुम्हें माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है? आउटपुट की वैल्यू में से माइनस करना है। आउटपुट कैसे निकालोगे? आउटपुट के लिए तुम निकालोगे सेल्स प्लस जितना भी तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक था माइनस जितना भी तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक था, यानी कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके तुम्हारा क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा। इसमें एक और चीज तुम ऐड कर लेना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हमने कुछ प्रोड्यूस किया पर अपने घर पे ही अगर यूज कर लिया वो भी मेरे आउटपुट का हिस्सा होगा। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन अगर है वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड होगा। तो वैल्यू एडेड कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट जितना भी आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए ये पूरे का पूरा फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट का फैमिली चार्ट। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है तो इन सबको भूल जाओ, लेकिन अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। पहले सेल्स कितना किया वो ऐड करोगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके चेंज इन स्टॉक निकालोगे। अगर चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, अगर चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं करोगे। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ तो क्लोजिंग और माइनस ओपनिंग स्टॉक करोगे प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन करोगे। अच्छा एक और चीज इसमें देखो, सेल्स कैसे निकलती है? सेल्स कैसे निकलती है? तुमने कितनी क्वांटिटी बेची मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर यूनिट। तो कई बार सेल नहीं दे रखा होता, कितनी क्वांटिटी बेची और कितना प्राइस पर यूनिट था वो दे रखा होता है, मल्टीप्लाई करके सेल्स निकालते हो तो पूरा फैमिली ट्री बनता जा रहा है। आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो अगर क्वांटिटी और प्राइस अलग से दे रखा है तो सेल वैसे निकालो, अगर वो नहीं दे रखा तो सेल एज इट इज। अगर चेंज इन स्टॉक दे रखा है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मत करो, अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो। ठीक है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो एज इट इज है, कई बार दिया होता है काफी बार नहीं दिया होता तो इसको तुम काफी बार इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, आईसी के लिए अलग अलग नाम है, फैमिली चार्ट नहीं है, आईसी के लिए तुम्हारा अलग अलग नाम है। ठीक है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, नॉन फैक्टर इनपुट हो सकता है, सेकेंडरी इनपुट हो सकता है, ऐसे अलग अलग नाम तुम्हारे आईसी के लिए आ सकते हैं। ठीक है जी, आई होप ये पूरे का पूरा मेथड तुम्हें क्लियर होगा। लेकिन ये जो हमारी वैल्यू एडेड होती है इसको हम बोलते क्या है? इसका कौन सा पर्टिकुलर एग्रीगेट होता है जो इस वैल्यू एडेड से निकलता है? वैल्यू एडेड कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आउटपुट कैसे निकालोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन और माइनस आईसी यानी कि रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वीओ माइनस आईसी करके तुम निकालोगे वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड क्या होता है? जीडीपीएमपी होता है या फिर जिसको मैं जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलूं, वो होता है वैल्यू एडेड। अब जीवीएएमपी से मुझे क्या निकालना होता है? एनवीएएफसी काफी बार निकालने को बोला जाता है, जिसको मैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट भी बोलती हूँ। देखो टोटल वैल्यू एडेड मैं किसको बोलती हूँ? जीवीएमपी को बोलती हूँ। तो अगर क्वेश्चन आ जाए वैल्यू एडेड निकालो तो तुम्हें जीवीएमपी निकालना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है एनवीएएफसी निकालो तो तुम क्या करोगे? जीवीएमपी में डिप्रिसिएशन और एनआईटी प्लस कर दोगे तो तुम्हारा एनवीएएफसी या फिर एनडीपीएफसी निकल के आ जाएगा। प्रोडक्शन मेथड को और क्या क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, नेट या फिर फाइनल आउटपुट मेथड और या फिर इंडस्ट्रियल ओरिजिन, ये मेथड के नाम आ सकते हैं। ज्यादा इसमें ऑप्शन है, ज्यादा चांसेस है आने का। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन नाम ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। अभी मेरे पास आती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखो डबल काउंटिंग का क्या मतलब है? मैं कहती हूँ मैंने 10 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और बाजार उसके ऊपर कुछ काम किया, बाजार में उस सामान को मैंने बाजार में जाके बेचा 15 रुपए का। अब जब मैंने सामान को 15 रुपए का जाके बेचा, मैंने उसमें ऑलरेडी अपनी कॉस्ट तो ऐड कर रखी होगी ना, अपना प्रॉफिट ऐड कर रखा होगा ना। तो जब भी मैं 15 रुपए का सामान बाजार में बेचती हूँ उसमें मैं अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑलरेडी ऐड करके बोलती हूँ कि भाई मेरा तो 15 रुपए का सामान का रेट है। तो जब भी मैं बाजार में सामान बेच रही हूँ उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑलरेडी एडेड है। तो जिसने भी रॉ मटेरियल मुझे बेचा था वो तो ऑलरेडी सरकार को बता चुका कि सर जी मैंने तो 10 रुपए का रॉ मटेरियल बेचा है। अब मैं सरकार को बोल रही हूँ सर जी मैंने 15 रुपए का सामान बेचा है। तो ये जो 10 रुपए का सामान का रेट है ये बार बार काउंट होगा अगर मैं हर चीज की मार्केट प्राइस को ऐड करूंगी तो, क्योंकि हर चीज के मार्केट प्राइस में उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट एडेड होता है और जिसने रॉ मटेरियल मुझे बेचा था वो ऑलरेडी सरकार को बता चुका होता है कि मैंने तो 10 रुपए का सामान बेचा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर मैंने व्हीट खरीदी, अगर एक फार्मर था, एक फार्मर ने गेहूं बनाया, व्हीट बनाई प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। अब उसने क्या किया, 500 रुपए की वो गेहूं वो व्हीट बेची। तो एक मिलर
जो आटा बनाता है, आटा बनाने वाली मिल ने क्या किया, वो 500 रुपए का सामान खरीदा, 500 रुपए का सामान खरीदा, उसमें अपना 200 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया और 700 रुपए का आटा बेचा बेकरी वाले को। बेकरी वाले ने क्या किया, 700 रुपए का आटा खरीदा, उसमें अपना 300 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया और 1000 रुपए की ब्रेड बेची बाजार में फाइनल कंज्यूमर को। अब अगर ऐसा हो कि वीट वाला बोले सरकार को कि सर जी मैंने 500 रुपए का सामान बेचा, ये बोले मैंने 700 रुपए का सामान बेचा, ये बोले मैंने 1000 रुपए का सामान बेचा, इस हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा? इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा टोटल 2200 रुपए का सामान टोटल बिका है बाजार में। 2200 रुपए का सामान टोटल बिका है, 500 प्लस 700 प्लस 1000, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहां पे एक्चुअल देखूं कि फाइनल कंज्यूमर के पास कितने का सामान पहुंचा, तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए का सामान पहुंचा है फाइनल कंज्यूमर के पास। क्यों? क्योंकि जिसने ब्रेड बनाई उसने अपने 1000 रुपए में 700 का कॉस्ट ऑलरेडी ऐड कर लिया था, पर सरकार ने 700 को वापस से काउंट कर लिया। लेकिन जिसने आटा बनाया, आटा बनाने वाले ने 500 रुपए पहले ही ऐड कर लिया था अपनी कॉस्ट में, पर सरकार ने 500 रुपए अलग से ऐड कर लिया। तो डबल काउंटिंग में हम बोलते हैं कि फार्मर ने भी सरकार को बता दिया कि मैंने 500 का सामान बेचा, और जो मिलर था उसने भी सरकार को बोल दिया कि मैंने तो 700 का सामान बेचा, पर एक्चुअल में उसने 700 में अपने 500 की आटे की कॉस्ट को ऐड कर रखा था। ब्रेड वाले ने भी, बेकर ने भी अपना 1000 रुपए का सामान बेचा, पर उसमें 700 रुपए की अपनी कॉस्ट ऐड कर रखी थी जो पहले सरकार के पास पहुंच चुकी है। तो ऐसे तो सरकार के पास पहुंचेगा कि टोटल 2200 रुपए का सामान बिका हमारी इकोनॉमी में, जबकि एक्चुअल में सामान बिका सिर्फ 1000 रुपए का। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो मैं क्या करूं, वैल्यू एडेड मेथड लगाऊं और टोटल जो भी वैल्यू ऐड हुई है सिर्फ उसको ऐड करूं। वैल्यू एडेड कितनी है, 500 प्लस 200 प्लस 300, टोटल कर लो 1000 आएगा। तो या तो सिर्फ टोटल वैल्यू एडेड को मैं ऐड करूं, या फिर फाइनल आउटपुट जितना भी आया सिर्फ उसको ऐड करूं। फाइनल आउटपुट कितना आया, 1000 रुपए का कस्टमर को बेचा है तो वो भी 1000 रुपए का आया। तो या तो फाइनल आउटपुट को मैं ऐड करूं, या तो अपने वैल्यू एडेड मेथड से सिर्फ एडिशन कितनी हुई है, वैल्यू एडिशन कितनी हुई है, सिर्फ उसको ऐड करूं। इन दोनों में से किसी चीज को ऐड करूं तो मेरे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे चलते हैं हमारा आखिरी मेथड। अगर मैं प्रिकॉशंस की बात करूं, देखो इसमें भी प्रिकॉशंस काफी हद तक सेम रहेंगी। आइटम जो इंक्लूड नहीं होंगी, सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड, सेल और परचेज ऑफ शेयर और बॉन्ड, लेकिन इनके सेल और परचेज पे जो कमीशन लगेगी, जो ब्रोकरेज लगेगी, वो ऐड होगी। इंक्लूड क्या होगा, जो भी कमीशन या ब्रोकरेज लगी, इंक्लूड क्या नहीं होगा, जो भी हमने सेकंड हैंड गुड्स या शेयर्स बेचे। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि रॉ मटेरियल ऐड नहीं होता, माइनस करते हैं ना बेटा, वो ऐड नहीं होता, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड नहीं होता, पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनकम मेथड में कि ये ऐड होता है, ठीक है। अगला लास्ट मेरे पास मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको मैं फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलती हूँ। इनकम डिस्पोजल मेथड भी इसको कई बार बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। देखो मैंने यहाँ पे वर्ड क्या ऐड कर दिया, फाइनल एक्सपेंडिचर। इनकम मेथड में मैं वर्ड क्या ऐड कर दूंगी, टोटल इनकम जनरेटेड। वैल्यू एडेड मेथड में द टोटल वैल्यू एडेड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे मैं क्या वर्ड ऐड कर दूंगी, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विद इन एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ NFIA, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज द पर्पस ऑफ परचेज शुड बी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। यूज एज रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए, पर्पस एज परचेज। अगर किसी ने रॉ मटेरियल के लिए, रीसेल के लिए सामान खरीदा है, मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगी, वो तो IC हो जाएगा। IC तो माइनस होता है। लेकिन जब भी किसी ने कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा किया है, सिर्फ उस खर्चे को ऐड करूंगी, रॉ मटेरियल के खर्चे को ऐड नहीं करूंगी। बेटा जी इसका ये हमारे पास है चार्ट पूरा, ये चार्ट आपको ऐड करना है, ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा एज इट इज। एक्सपेंडिचर मेथड हमें बोलता है C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M को मिला के GDP-MP बनेगा। अब तुम GDP-MP से अपना नेशनल इनकम निकाल सकते हो अपना डेप्रिसिएशन वगैरह का एक्सचेंज करके, ठीक है। C प्लस D प्लस I प्लस X माइनस M करके मेरा एक्सपेंडिचर मेथड से GDP-MP निकलेगा। C मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें ना नाम बहुत बड़े बड़े हैं जो तुम्हें नाम याद करने पड़ेंगे। C मतलब होता है मेरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, किसी इंडिविजुअल का, किसी हाउस होल्ड का या किसी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन का खर्चा। किस चीज पे खर्चा, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या सर्विसेज पे अगर कोई हाउस होल्ड या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन खर्चा करे तो वो PFCE में आता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स PFCE ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स इन अब्रॉड एंड एक्सक्लूड्स PFCE ऑफ नॉन रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री। हमारे
डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर किसी भी अगर नॉन रेजिडेंट ने कोई खर्चा किया है तो वो ऐड नहीं होगा, और नॉर्मल रेजिडेंट्स का जो भी खर्चा है वो ऐड होगा। यानी कि ये एक नेशनल का कॉन्सेप्ट है, ये डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स के खर्चे को ऐड करता है, नॉन रेजिडेंट्स के खर्चे को ये ऐड नहीं करता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने खर्चा किया किस पे, डिफेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, तो वो जी फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऐड होगा। सबसे मुश्किल होता है ये वाला फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो इसमें दो चीजें हैं याद करने वाली। पहली चीज, जो मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो दो चीजों को मिला के बनता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फाइनल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो चेंज इन स्टॉक से फॉर्मूला से निकलती है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला करके चेंज इन स्टॉक निकलता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकलती है। लेकिन जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो कैसे निकलती है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर तुम इस साल का सैंपल पेपर उठा के देखोगे वहां पे तुम्हें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की जगह ये तीनों नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि बेटा पूरा फैमिली चार्ट याद करना पड़ेगा, इसमें से कुछ भी आ सकता है, इसके बाहर नहीं आएगा वो गारंटी है, पर इस फैमिली चार्ट में से कोई भी अक्षर उठा के तुम्हें दे सकते हैं। तो मैंने सारे चार्ट तुम्हें यहाँ पे बनवाए हैं, सारे चार्ट साथ के साथ बनाओ, इनमें से कोई भी अक्षर लिखा हुआ आ सकता है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए इन तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में तुम्हें नाम क्या लिखा आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है जी, तो एक्सपोर्ट हमारा क्या है, एक्सपोर्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेन ऑन परचेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और इंपोर्ट क्या है, हमने कोई भी बाहर से सामान मंगवाया उसके लिए हमने खर्चा किया। एक्सपोर्ट और एनएफआई अलग है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो फर्क है उसको नेट एक्सपोर्ट बोलती हूँ। ठीक है, ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है और इसमें नॉन फैक्टर सर्विसेज भी आती हैं, पर एनएफआईए में सिर्फ फैक्टर सर्विसेज आती है, नॉन फैक्टर सर्विस नहीं आती। ये नेशनल का कॉन्सेप्ट है और इसमें मैं फीफा माइनस फीटा करती हूँ, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मुझे कोई देना देना नहीं होता। ठीक है, तो जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा मेरा, C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एन करके जीडीपी एमपी निकलेगा मेरा एक्सपेंडिचर मेथड के अंडर। और नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कई बार वर्ड लिखा आ जाए उसका क्या मतलब होता है, इट इज अ सम टोटल ऑफ नेट एक्सपोर्ट एंड एनएफआईए। तो एक्सपोर्ट अलग चीज है, एनएफआईए अलग चीज है। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एनएफआईए कैसे निकलेगा, फीफा माइनस फीटा करके। लेकिन अगर वर्ड आ जाए नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो वो कैसे होता है, नेट एक्सपोर्ट प्लस एनएफआईए वो होता है, जो कि यूजुअली काफी कम बार हमें देखने को मिलता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम करके आपका आंसर निकल जाता है। चलो इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, जो होता है हमारा जीडीपी वेलफेयर का टॉपिक होता है। अब जीडीपी वेलफेयर के टॉपिक में बेटा जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना और बुक में से एज इट इज बुकिश सारा कुछ इसका याद कर लेना। जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक में हमें बोला जाता है कि जो जीडीपी है वो हमें ये बताता है कि हमारे देश में प्रोडक्शन कितना बड़ा एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन वो ये नहीं बताता कि हमारे देश की जो पब्लिक है वो खुश है या वो दुखी है, हमें ये नहीं बताता। क्यों, क्योंकि मैं कहती हूँ जीडीपी बढ़ गई, बहुत सारी ज्यादा प्रोडक्शन हो गई, मैं कहती हूँ लेकिन वो प्रोडक्शन हुई सिर्फ लग्जरी गुड्स की। अरे अगर लग्जरी गुड्स की प्रोडक्शन हुई तो गरीब को तो फायदा ही नहीं हुआ। अगर हमने बोला कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, नेशनल इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, पर इनकम बढ़ी सिर्फ अमीरों की, गरीबों की इनकम बढ़ी नहीं, अरे तो गरीब का तो फायदा नहीं हुआ, गरीब तो और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो उल्टा दिक्कत है। ठीक है, तो जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक ये बोलता है कि जीडीपी तुम्हें सिर्फ नंबर बताएगी, ये नहीं बताएगी कि एक्चुअल में तुम्हारे देश के लोग हैप्पी हैं या तुम्हारे देश के लोग सैड है, वो नहीं बताएगा। क्यों, क्योंकि अगर इनकम बढ़ी सिर्फ अमीर की तो दिक्कत की बात है, अगर प्रोडक्शन हुई सिर्फ लग्जरी गुड्स की तो दिक्कत की बात है, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर मैं बोलती हूँ इसमें एक सब टॉपिक आता है एक्सटर्नैलिटीज का। एक्सटर्नैलिटीज का देखो क्या मतलब होता है बेटा, एक्सटर्नैलिटीज कहती हैं कि किसी भी देश में जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस है, वो जब काम करता है वो बिना चाहे ना चाहते हुए भी कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट करता है सोसाइटी पे। जैसे कि अगर वो पार्क बनवा दे तो सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, अगर वो पॉल्यूशन करे सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और ये सारा कुछ जो कर रहा है बिजनेस विदाउट एनी पेमेंट कर रहा है, यानी कि सर अगर बिजनेस ने पार्क बनवाया तो पार्क बनाने के लिए बिजनेस को कोई पेमेंट नहीं करी जा रही, क्योंकि पेमेंट नहीं करी जा रही तो नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो रहा। अगर बिजनेस ने पोल्यूशन करा तो बिजनेस उसके लिए कोई पेमेंट कर भी नहीं रहा, कोई पेनल्टी भर भी नहीं रहा और इसीलिए वो नेशनल इनकम में ऐड भी नहीं है। तो एक्सटर्नैलिटीज मतलब कि किसी ने बिजनेस करा, उसके बिजनेस करने की वजह से
पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ हमारी सोसाइटी में, जिसके लिए उस बिजनेस को कोई पेमेंट भी नहीं करी गई, उसको मैं बोलती हूँ कि हमारे देश में एक्सटर्नैलिटी हुई। वो पॉजिटिव हो सकती है, वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो सकती है, और ये एक्सटर्नैलिटीज नेशनल इनकम में ऐड नहीं करी जाती हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मार्क कर लेना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सो जीडीपी एंड वेलफेयर ये बताता है हमें कि जीडीपी तो बढ़ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, पर लोग कितने खुश हैं, गरीब कितना खुश हुआ, गरीब कितना अपलिफ्ट हुआ वो नहीं पता चलता, डिस्क्रिमिनेशन कितना कम हुआ वो नहीं पता चलता, पॉल्यूशन कितना कम हुआ वो नहीं पता चलता, एक्चुअल में लोग कितना खुश हुए वो नहीं पता चलता जीडीपी से। ये बोला गया है जीडीपी एंड वेलफेयर के टॉपिक में। तो हमारी वीडियो आज के यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं रात को 8 बजे अकाउंट्स की वीडियो के साथ।